दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आप सभी का धन्यवाद मेरे 25 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए। तहे दिल से आपका सबका शुक्रिया। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आप लोग प्यार देते रहें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, वो ख्वाब था या हकीकत का मैं आज आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलियाँ में पूरियाँ रखी हैं और उस बड़ी सी बटोली में आलू की तस्करी होगी। ये रहे पत्तल के और साहब, सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाओं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिससे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि बाहर 11 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हथकड़ी थी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो सब ओढ़कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियां को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सब ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। 1 घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराह हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उसकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिर की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें
खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए। होप करता हूँ गाइज़ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों, ये स्टोरी है कुंदन बाग के एक भूतिया घर की। यह कहानी एक खौफनाक घर की है जहाँ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। नीलेश जो बेंगलोर में नए शहर में आया है, धीरे धीरे उस घर के रहस्यों का सामना करता है। रातों में सुनाई देती हंसी, मोमबत्तियों की अजीब चमक और अदृश्य ताकतों का सामना करते हुए नीलेश का दिल दहल जाता है। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उस जगह को लेकर हमारे दिल में कई बातें चलती हैं, कुछ उत्साह, कुछ डर और कुछ सवाल। नीलेश के साथ भी यही हुआ जब वह पहली बार बेंगलोर में नौकरी करने के लिए घर से दूर आया। एक दोस्त की मदद से उसे ऑफिस के पास एक छोटा शांत सा कमरा मिल गया। पहले कुछ दिन वह काम में इतना व्यस्त रहा कि थकान के चलते रात में उसे गहरी नींद आती, लेकिन तीसरी रात से ही कुछ अजीब घटने लगा। कमरे में अंधेरा था, केवल चांदनी हल्की सी रोशनी दे रही थी। नीलेश अचानक नींद से जागता है और उसे खिड़की से आती आवाज़ जगा देती है। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? वह उठकर खिड़की के पास आता है, खिड़की से बाहर की ओर देखता है और उसके सामने वाले घर से धीमी हंसी की आवाज़ें आ रही थी। इतनी रात को हंसी की आवाज़। वह डर के बावजूद आवाज़ का पीछा करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ एक कमरे की लाइट जलती दिखती है और वह आश्चर्य में देखता है कि वह लाइट बार बार बंद और चालू हो रही थी। उसने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और वक्त देखकर वापस सोने चला गया। वह आवाज़ कब सुनाई देना बंद हो गई उसे सुबह तक याद भी नहीं था। कुछ दिनों तक नीलेश ने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ें उसकी रातों की नींद छीनने लगी। एक रात उसने हिम्मत करके खिड़की से उस खौफनाक घर को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नज़र नहीं आया। हालांकि आवाज़ें लगातार गूंज रही थी। रात के ठीक 2 बजे जब वह खिड़की के पास गया तो उसने घर के दरवाजे पर हल्की सी रोशनी देखी। आज वह इस रहस्य को और झेल नहीं पाया। गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला और सीधे उस भूतिया घर के दरवाजे पर पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। वह देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हार कर वह खिड़की के पास गया और जब उसने भीतर झांका तो जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के बीचों बीच 2 लड़कियां हाथों में मोमबत्तियां लिए खड़ी थी। उनकी शक्लें अजीब और भयानक थीं। उनकी आंखों में किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन था जो नीलेश की रूह को हिला देने के लिए काफ़ी था। मोमबत्तियों की लौ हवा में अजीब तरीके से लहरा रही थी, मानो किसी अनदेखी शक्ति के नियंत्रण में हो। नीलेश यह नज़ारा देखते ही उल्टे पांव वहाँ से भागने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। घबराकर वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक गया। तभी अचानक उसका पंखा अपने आप चालू हो गया और नीलेश का डर चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन नीलेश के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और सीधे मकान मालिक के पास पहुंच गया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी और आंखों में डर का साया। उसने मकान मालिक से कुंदन बाग के उस भयानक घर के बारे में पूछताछ की। मकान मालिक ने एक गहरी सांस ली और कहानी बताने लगा, एक ऐसी कहानी जिसने नीलेश की रूह तक को कँपा दिया था। कुंदन बाग के इस खौफनाक घर में दर्शकों पहले एक साधारण सा परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी 2 प्यारी बेटियां। सब कुछ आम लोगों जैसा ही था, लेकिन फिर एक रात वह आदमी अचानक गायब हो गया। उसकी तलाश में परिवार और पड़ोसियों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
इसके बाद घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि वह औरत और उसकी बेटियां रात में मोमबत्तियां जलाकर घर के कमरों में घूमती और अजीब सी हरकतें करती। उनका रहस्यमय व्यवहार धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के लिए चिंता का कारण बन गया। एक दिन परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने घर की जांच की तो जो उन्होंने देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। घर के भीतर उस औरत और उसकी बेटियों की लाशें सड़ गल चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम में पता चला कि वह तीनों करीब 6 महीने पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने उन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले घर के आसपास घूमते हुए देखा था। माना जाता है कि उस औरत ने अपने पति को वापस बुलाने के लिए कोई तांत्रिक क्रिया की थी और इसी कारण से यह सब हुआ। आज भी इस घर में लोग अजीब घटनाएं देखने का दावा करते हैं। उसकी खाली खिड़कियों में से झांकती परछाइयाँ और रात में सुनाई देने वाली हल्की हल्की फुसफुसाहटें इस बात की गवाही देती हैं कि कुंदन बाग का ये घर आज भी अपने अतीत के भयानक रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए है। सन्नाटा छा जाता है। नीलेश का चेहरा फीका सफ़ेद पड़ जाता है। उसके मन में डर का बीज और गहरा हो जाता है। उस रात नीलेश को एहसास हुआ कि कुछ रहस्यों को छेड़ना अपनी ही बर्बादी को निमंत्रण देना है। कुंदन बाग का वह भयानक घर अब भी वहीं खड़ा है, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ, और जो कोई भी उसके रहस्य जानने की कोशिश करता है वह हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद हो जाता है। और नीलेश ने जल्दी वह घर छोड़ने का फैसला किया, पर उसके मन में अब भी उस घर का खौफ और रहस्य हमेशा के लिए बस चुका था। सो आई होप गाइज़ आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोग मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो और ऐसे ही आप लोग मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और स्टोरीज़ सुनने के लिए, और बेल आइकन को दबा लें कि आपको मेरी स्टोरी सबसे पहले शो हो जाया करे। थैंक यू दोस्तों।